हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रेलवे साइंस का, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेक्नीशियन का, और जो है आपको बेनिफिट होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन जो है साइंस से आपको देखने को मिलता है, और रेलवे का मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे अच्छा खासा आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम्ब है। तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करना है। विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? Q बराबर जो होता है आपका IT होता है। अब इसमें हमको निकालना क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 1200 कूलम, यहाँ पे दिया गया है तो 1200 कूलम हो जाएगा, जिसमें हमको धारा को निकालना है, I के वैल्यू निकालना है, और 2 मिनट यहाँ पे दिया गया है। I के तो वैल्यू हमको निकालना है और 2 मिनट यहाँ पे दिया गया है। तो 2 मिनट को हमको क्या करना है? तो 60 से डिवाइड 60 से गुना कर देना है सेकेंड बनाने के लिए। और जब हम इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 10 एम्पियर जो है आपका आंसर आएगा। तो 1200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो कट करके 10 एम्पियर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग जो है आपका u दिया गया है, और अंतिम वेग जो है आपका v वाले कण का औसत वेग ज्ञात करना है। तो देखिए औसत वेग ज्ञात करने के लिए क्या करना है? तो देखिए आरंभिक वेग u दिया गया है, तो वेग को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका u प्लस v/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क को मूत्र मार्ग से जोड़ता है? तो देखिए वृक्क को अगर मूत्र मार्ग से जोड़ना होगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि वृक्क को मूत्र मार्ग से कौन सा जोड़ता है? तो आपका मूत्रवाहिनी के द्वारा जो है वृक्क को जो है मूत्र मार्ग से जोड़ा जाता है। मनुष्यों में 2 मूत्रवाहिनियाँ होते हैं जो लगभग जो होता है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। मूत्रवाहिनी में चिकनी पेशियाँ होता है जो पेरिस्टोलिक मूवमेंट द्वारा मूत्र को मूत्राशय की ओर धकेलता है। और आगे की बात करते हैं कि एक मूत्रवाहिनी में 3 परतें होती है। वे 3 परतें कौन कौन से हैं? तो एक होता है आपका संश्लेषमा झिल्ली होता है, दूसरा जो होता है आपका पेशी परत होता है, तीसरा जो होता है आपका बाहरी परत होता है। और मूत्र मार्ग जो होता है आपका मूत्राशय से शरीर के बाहर, मूत्र मार्ग जो होता है आपका मूत्राशय को शरीर से बाहरी भाग को जोड़ता है और मूत्र उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार होता है। और शीशन जो होता है पुरुष में प्रजनन और मूत्र उत्सर्जन करने का एक अंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि आधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो देखिए ब्रोमीन की भौतिक अवस्था होती है कि ब्रोमीन एक तत्व है जो आधात्विक है, जो कि आपका भौतिक अवस्था में द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ब्रोमीन जो होता है यह गहरे लाल भूरे रंग का एक वाष्पशील द्रव होता है जो आसानी से वाष्पित होकर नारंगी भूरे रंग की एक गैस में बदल जाता है। ब्रोमीन की बात करते हैं तो Br2 जो होता है आपका समान तापमान मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह मुख्य रूप से समुद्री जल और खनिजों में ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन के कई उपयोग होते हैं, जैसे कि आपका विभिन्न प्रकार के कीटनाशक के निर्माण में ब्रोमीन युक्त यौगिक का उपयोग जो होता है प्लास्टिक और कपड़े को ज्वाला मंदक के रूप में किया जाता है। कुछ दवाओं के निर्माण में किया जाता है। फोटोग्राफी, फिल्मों और पेपरों के निर्माण में किया जाता है। कई अन्य रासायनिक यौगिक के संश्लेषण की एक मध्यवर्ती के रूप में होता है। ब्रोमीन जो होता है आपका हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व के एक समूह है, जिसमें 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। और एक होता है आपका एस्टेटिन। क्लोरीन का उपयोग जो होता है आपका पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आयोडीन का उपयोग जो होता है आपका थायराइड ग्रंथि के रूप में आवश्यक हार्मोन बनाने के लिए किया जाता है। आयोडीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि फ्लोरीन का उपयोग जो होता है आपका टूथपेस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि छोटी आंत में अंकुर के
से संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो देखिए, अवशोषण सतह क्षेत्र बढ़ता है, अम्ल से सुरक्षा करता है, उत्सर्जन सतह में सहायता करता है और खनिजों का स्राव करता है। तो देखिए, छोटी आंत में अंकुर का कार्य क्या होता है? अंकुर का कार्य जो है आपका अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अंकुर जिसको हम इंग्लिश में भिलाई बोलते हैं, छोटी आंत की जो है भीतरी सतह पर उपस्थित एक सूक्ष्म अंगुलीनुमा संरचना होती है, इसका मुख्य कार्य जो होता है पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाना होता है। यह छोटी आंत की सतह क्षेत्र को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण संभव हो सके। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित होता है। यह वह भाग होता है जहां भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत लगभग जो होता है आपका 7.5 मीटर लंबा एक नली होता है, जो 3 भागों में बटा होता है। जो आपका ग्रहणी होता है, जेजुलम होता है, उसके बाद इलियम होता है। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। जेजुलम जेजुलम जो होता है छोटी आंत का मध्य भाग होता है, जो लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। और इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, जो लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत के मुख्य कार्य निम्न हो जाएंगे कौन कौन से? तो देखिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन मुख्य रूप से 3 एंजाइमों द्वारा होता है। वे एंजाइम जो होता है आपका एमाइलेज होता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और सरल शर्करा में तोड़ता है। एक होता है प्रोटीएज, जो कि आपका एंजाइम प्रोटीन अमीनो एसिड में तोड़ता है। एक जो होता है आपका लाइपेज, यह जो होता है एंजाइम वसा अम्ल और ग्लिसरीन में तोड़ता है। छोटी आंत कई हार्मोनों का उत्पादन करती है, जो पाचन और अन्य शारीरिक के प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे छोटी आंत में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होता है, जो पाचन में मदद करता है। छोटी आंत में भोजन जो होता है लगभग 3 से 5 घंटा तक होता है। और छोटी आंत में अवशोषण पोषक तत्वों के रक्त प्रवाह से ले जाया जाता है, जो शरीर के सभी भागों में वितरित होता है। और इसका आंसर जो होता है आपका ए हो जाएगा। देखिए, कितना एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बना करके आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है, या पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न समुदायों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, मृदा से बने सामग्री जो है आपका कभी भी मृदा से बने सामग्री जो है आपको कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पौधे की पत्तियां जो है ये भी कभी नहीं पहुंचाएगा। कागज़ की बने सामग्री जो होता है पौधे से ही बनता है, तो ये भी नहीं पहुंचाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि प्लास्टिक से बने सामग्री जो होता है पर्यावरण को पूरी तरह से हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं कि वे होते हैं जो प्राकृतिक में सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होता है विघटित नहीं होता है और लंबे समय तक जो है पर्यावरण में बने रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। एक होता है आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैसे कि मिट्टी हो गया, पौधे की पत्तियां हो गया, कागज़ से बनी सामग्री हो गया, जो कि आपका बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है उसका विघटन कर करके मृदा बना दी जाती है और मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि प्राकृतिक में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक में हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। प्रोटियम होता है, एक होता है प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, एक जो होता है आपका ट्रिटेरियम होता है। प्रोटियम जो होता है आपका, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। इसकी प्राकृतिक उपस्थिति आपका 99.98% होता है। पानी और जैविक यौगिक में पाया जाता है। ड्यूटेरियम को हम भारी जल बोलते हैं, ड्यूटेरियम इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ड्यूटेरियम का उपयोग जो होता है भारी पानी D2O के रूप में किया जाता है और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी कार्य करता है। और ट्रिटेरियम जो हो गया आपका कि ट्रिटेरियम एक रेडियोधर्मिक समस्थानिक और बीटा विकिरण जो होता है आपका उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा कि धोवन सोडा। तो धोवन सोडा कौन सा हो जाएगा? तो धोवन सोडा हो जाएगा Na2CO3 ×
10H2O जो होता है आपका धोवन सोडा होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोवन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद रंगहीन पाउडर होता है जो पानी में घुलनशील होता है। यह एक शक्तिशाली सफाई एजेंट होती है जिसका उपयोग कपड़े, बर्तन और सतहों को साफ करने के लिए किया जाता है। कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन को और डिटर्जेंट के साथ जो होता है आपका हस्तक्षेप करता है। इसका गुण जो होता है आपका, देखिए इसका प्रयोग जो होता है पीएच को निष्क्रिय करने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक क्षारीय प्रवृत्ति की होती है जिसका अर्थ है कि अम्लीय पदार्थों को बेअसर कर सकता है। कुछ प्रकार की आग बुझाने के लिए भी किया जा सकता है। यह आग को ठंडा करके और ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाला आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मुख्य फोकस वह बिंदु होते हैं जहां दर्पण के परावर्तन के बाद सभी आपतित होते हैं, ये भी काट दीजिए। तो देखिए होता आखिर क्या है कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाला आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। परावर्तन के बाद फोकस से क्या बोला गया है कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण जो होता है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे मिलता है। और जो है आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 और 3 जो होता है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होता है जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए वर्तिकाग्र और अंडाशय से बना जो होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। एक होता है स्त्री केसर, एक होता है आपका पुंकेसर। तो देखिए पुंकेसर जो होता है पुंकेसर जो होता है आपका मेल पार्ट होता है फूल का, और स्त्री केसर जो होता है आपका फूल का स्त्री पार्ट होता है। फूल पौधे का प्रजनन भाग होता है, इसमें नर और मादा जननांग होते हैं। मादा जननांग का भाग जो होता है आपका स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में पिस्टल या कार्पल भी कहा जाता है। यह 3 भागों में होता है जो कि आपका वर्तिका हो गया और अंडाशय हो गया। वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिका जो होता है आपका वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली होती है। अंडाशय जो होता है इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचन के बाद बीज का निर्माण करते हैं। और पुंकेसर जो होता है फूल का नर भाग होता है जिसमें परागकोश और तंतु होते हैं। बाह्य दल जो होता है आपका, यहाँ पे जो बाह्य दल दिया गया है, बाह्य दल फूल के सबसे बाहरी हरी परतनुमा संरचना होती है जो कलिका को सुरक्षा करता है। और पंखुड़ी जो होता है फूल का रंगीन भाग होता है और जो परागकर्ताओं को आकर्षित करने का काम करता है, जैसे कि कीट हो गया, पतंग हो गया, उसको जो है आपका कीटों को जो है आकर्षित करने का काम किसके द्वारा होता है, तो पंखुड़ियों को द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए MgO2 ये जो होता है आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये भी जो है आपका CuO2 ऑक्सीकरण का उदाहरण है। सी वाले ऑप्शन C+O2 जो है आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है, बट जो ए वाला जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और किसी तत्व द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का जो होता है ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, खाली स्थान दिया गया होती है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी खाली स्थान होती है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार पूछा गया है कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है, और अवतल लेंस जो होता है आपका इस प्रकार का होता है। तो पूछा गया क्या गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है आपका दाहिने साइड होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है आपका बाएं साइड होता है, जिसकी वजह से जो होता है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश
सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने वाले कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति जो हो जाएंगे आपका सर आइजैक न्यूटन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। इस प्रयोग देखिए सर आइजैक न्यूटन जो थे आपका 1666 ईस्वी में एक प्रयोग किए थे, जिन्होंने सूर्य के प्रकाश के एक संकीर्ण क्षेत्र से गुजरने दिया और फिर उसे कांच के प्रिज्म पर डाला गया। उन्होंने देखा कि सफ़ेद प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला गया? तो विघटन कहा गया। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि सफ़ेद प्रकाश विभिन्न रंगों के मेल से बना होता है और कांच का प्रिज्म उसके घटक के रंगों में विभाजित करता है। और जो है आपका थॉमस एडिसन के द्वारा जो है आपका बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। एर्निको फर्मी के द्वारा क्या किया गया था? तो एर्निको फर्मी के द्वारा परमाणु भौतिक और नाभिक प्रतिक्रिया के लिए सिद्ध थे। और जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं है, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के बीच संबंध स्थापित कर सकता है? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ऑप्शन नंबर ए को काट दीजिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, इसको काट दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, इसको काट दीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण पूछा गया है कि अवतल दर्पण में अगर अवतल दर्पण पूछा गया है, तो इस तरह से हो जाएगा। अवतल दर्पण पूछा गया है तो अवतल दर्पण का जो होता है बाहरी किनारा जो होता है आपका कलीन किया रहता है। और क्या पूछा गया है कि यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस ये हो गया, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाता है? ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा। और बोलना क्या चाह रहा है कि मुख्य फोकस और यहाँ पे जो होता है आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आपका आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। इसीलिए जो होता है डॉक्टर लोग जो है, ये डॉक्टर लोग जैसे कि डेंटिस्ट हो गए, इसके दर्पण का यूज करते हैं। उसके बाद जो होता है आपको बता दें कि टॉर्च के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक इसका यूज करते हैं। खगोल दूरबीन में दूर की वस्तुएं को देखने के लिए जो होता है आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? तो देखिए इसमें से कौन सा भाग जो होता है वृद्धि करता है? तो देखिए परागकोश में क्या होता है? परागकोश में जो होता है आपका परागकोश होता है। और वर्तिकाग्र जो होता है आपका क्या करता है? वर्तिकाग्र जो होता है आपका परागकणों को कलेक्ट करता है। अब परागकोश क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है और पराग नली के द्वारा अंडाशय में जाता है, जहाँ पे फल परिपक्व होकर के फल बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक प्रकार का आपका कौन सा क्वेश्चन है? तो एक न्यूमेरिकल है, इसको कवर करते हैं कि यदि परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3, R1 इक्वल टू 2 दिया गया है, R2 इक्वल टू 3 दिया गया है और R3 इक्वल टू जो है 6 ओम दिया गया है, एक दूसरे को समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो कौन सा परिपथ में प्रभावित होने वाला प्रभाव प्रतिरोध R इक्विवेलेंट और I का मान सही हो जाएगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए कितना है? 1 है, 1/2 है, प्लस कितना है? 1/3 है। 1 जो हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लीजिए 6, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6, तो 6/6 कितना हो गया? 1 ओम हो गया। तो देखिए 1 ओम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1 ओम तो आंसर ले लिए। अब देखते हैं आपका V बराबर IR।
10 वोल्ट दिया गया है तो 10 वोल्ट हो गया। आई का मान हमको निकालना है, आर का मान हम 1 लेकर के आए हैं तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का वह सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। मनुष्य का वह भाग सोचने वाला, मनुष्य का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। तो पश्च मस्तिष्क है या मेरुदंडु है या मध्य मस्तिष्क है या आपका अग्र मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क का वह भाग, मस्तिष्क का वह सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग को सूचना प्राप्त करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि यदि एक ऐसे स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेज़ी से बाईं ओर, अगर कार तेज़ी से जो है आपका, अगर देखिए कार सीधी चल रहा है और डायरेक्ट जो है आपका कब बाईं ओर मुड़ता है तो व्यक्ति को बैलेंस बनाने के लिए किस ओर मुड़ना होगा। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको दाईं ओर मुड़ना होगा। ये एक प्रकार का जो है आपका जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में सभी जानकारी कुछ तंत्रिक कोशिकाओं के विभिन्न विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। एक ग्राही समानतः इंद्रियां अंगों में स्थित होती है, वे कौन कौन से होती हैं। तो देखिए अंतःकरण हो जाएगा, नासिक हो जाएगा और जीभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग, 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, v बराबर जो होता है आपका v स्क्वायर बराबर होता है आपका यू स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा यहाँ पे 2gh हो जाएगा। तो देखिए माइनस इसलिए होता है क्योंकि जो है ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस होगा और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर आएगा तो वो प्लस होता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो आरंभिक वेग से 10 मीटर के आरंभिक वेग से, तो देखिए यहाँ पे आरंभिक वेग दिया गया है तो अंतिम वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आरंभिक वेग जो है आपका 10 मीटर दिया गया है तो 10 के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -2 जी के मान 10 ले सकते हैं और यहाँ पे h दिया गया है। तो देखिए जैसे ही हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर इसका आंसर आना चाहिए। तो 5 मीटर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50, अभिसारी लेंस की क्षमता जो है आपका 4.50 डायोप्टर दिया गया है और एक अपसारी लेंस की क्षमता जो है आपका 3 डायोप्टर दिया गया है और एक साथ रखे गए हैं लेंस के संयोजन क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए एक जो है आपका उत्तल लेंस दिया गया है, एक जो है आपका अवतल लेंस दिया गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते हैं और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। एक होता है आपका P बराबर 1/f होता है। तब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार उस वाले क्वेश्चन में देखे थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो P के मान भी क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो गया, तो 4.50 हो गया और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है तो क्षमता भी क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो 3 डायोप्टर हो जाएगा। तो एक प्लस 4.50 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 1.5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, प्लस 1.5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। तो एक समान वृत्तीय गति पूछा गया, जैसे कि एक वृत्त पे गति करने के लिए तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, तो ये आंसर हो जाएगा। राजमार्ग पर सीधी चलती हुई कार, तो सीधी चलती हुई कार कभी भी वृत्ताकार पथ नहीं ग्रहण करेगा। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, तो इसको भी काट दीजिए। फुटपाथ पर चलता हुआ एक व्यक्ति, ये भी वृत्ताकार नहीं होगा। तो वृत्ताकार जैसे कि हो जाएगा आपका कि एक वृत्ताकार सर्किल पे साइकिल चला रहा हो, जैसे कि पंखा की चाल आप देख सकते हैं, किसी भी रस्सी से बांध कर को जो है पत्थर को घुमाया जाता है, तो वे सभी जो होता है आपका वृत्ताकार चाल होता है। जैसे कि विशाल झाला जो होता है आपका
विशाल झूला जो होता है आपका एक राउंड लेता है, वो सभी जो होता है आपका वृत्ताकार गति करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने की में सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या जो होता है जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है केवल भाप से अभिक्रिया करती है और शीतल जल या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए केवल भाप से अभिक्रिया करने वाला तत्व कौन सा हो जाता है, तो केवल भाप से अभिक्रिया आपका एल्युमिनियम करती है और शीतल जल या गर्म जल से अभिक्रिया जो है आपका एल्युमिनियम नहीं करता है। अगर आप बात करते हैं तो इसका अगर बात करते हैं किसके अनुसार, इसका अगर हम बात करते हैं तो अभिक्रियाशील के अनुसार, तो सबसे पहले जो आता है आपका पोटेशियम हो जाता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम आ जाता है, सोडियम के बाद कैल्शियम होता है। तीन का पेयर बनाइए, कैल्शियम के बाद जो होता है आपका कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका एल्युमिनियम आ जाएगा। एल्युमिनियम के बाद की बात करते हैं तो जिंक आ जाएगा। जिंक की बात करते हैं आपका Fe आ जाएगा। Fe की बात करते हैं तो आपका Pb आ जाएगा। Pb के बाद आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद जो हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, उसके बाद Hg हो जाएगा, पारा हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं तो Ag चांदी हो जाएगा, उसके बाद Au जो हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लेटिनम हो जाएगा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करते हैं तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम होता है, और सबसे कम अगर अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सोना लेना होगा, क्योंकि प्लेटिनम बहुत कम आंसर में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका सोना होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ठोस रूप में होता है। तो देखिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो इसमें कौन सा जो होता है आपका ठोस अवस्था में होता है, तो बेरियम सल्फेट जो होता है आपका ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब कि किसी के संयोग से नहीं बना हुआ, जैसे कि देखिए एल्युमिनियम जो होता है आपका, एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइट से निकाला जाता है। और आपको बता दें कि तो मुक्त अवस्था में कौन सा मिलेगा, सबसे कम अभिक्रियाशील तो कौन सा हो जाता है, तो सोना होता है। इसीलिए जो होता है कि भूपर पट्टी पे मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पीकरण प्रतिक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप एक गरम चाय पी रहे हो और उसको प्याला में डालकर पिए, तो क्या होता है प्याला में डालने पे ना कि क्षेत्रफल जो होता है बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण से जो होता है वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है, जिसके वजह से जो है आपका चाय ठंडा हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन पे आते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि रक्त जो होता है आपका संयोजी ऊतक है तो अस्थियाँ क्या हो जाएगा। तो देखिए रक्त जिस प्रकार आपका संयोजी ऊतक होता है, वो अस्थियाँ भी जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जो कि एक से दूसरे को जो होता है जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन समानता होते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन समान होते हैं। तो देखिए सभी बहुकोशिकीय जीवों में, ये सभी एक कोशिकीय जीव में, तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है आपका खंडन समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। तो देखिए परमाणु के नाभिक की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। उन्होंने 1911 इसमें प्रसिद्ध सोने की पत्ती पर, इसको ध्यान दीजिएगा किसकी पत्ती पे, तो सोने के पत्ती का प्रयोग
प्रयोग किए थे, जिसके निष्कर्षण ने परमाणु संरचना के बारे में हमारी समझ को क्रांति ला दी थी। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसमें परमाणु के केंद्र में धनावेश नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह परमाणु मॉडल संरचना के आधुनिक समझ का उदाहरण होता है। एक जो थे आपका नील्स बोर ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। इस कक्षा में ऊर्जा जो होता है इस कक्षा की ऊर्जा स्तर निश्चित होती है। एक जो बोले थे आपका कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के माध्यम से ही जा सकता है। बोर मॉडल ने परमाणु स्पेक्ट्रम, प्रकाश उत्सर्जन और अवशोषण पैटर्न की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यदि कोई मशीन 4 सेकेंड में 500 जूल जो होता है कार्य करती है तो उसकी शक्ति क्या होता है? तो P बराबर जो होता है आपका P बराबर W/T होता है। P बराबर यहाँ पे P बराबर W/T हम लेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, 500 जूल हमको निकालना क्या है, शक्ति निकालना है। W का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, तो 500/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 125 वाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुण को बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो किसी तत्व का छोटा कण पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है आपका सिकुड़ता और शिथिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गति होता है और उसमें जो है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, रक्त देखिए संयोजी ऊतक है, और अस्थि भी जो है आपका संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी आपका संयोजिक ऊतक है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सिकुड़ता और शिथिलता है, तो इसका आंसर पेशिया हो जाएगा। और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। उस विशेष प्रकार के प्रोटीन को हम एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से ऊपर फिसलकर जो होता है पेशी संकुचन उत्पन्न करता है। अस्थि शरीर के कंकाल बनाती है और यह शरीर के संरचनाओं सहारा सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थि एक कठोर संयोजी ऊतक होता है जो कैल्शियम, फास्फोरस और कोलेजन जैसे खनिजों और प्रोटीन से बना होता है। अस्थि में प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन बोलते हैं। तो अस्थि में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कोलेजन बोला जाता है। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हड्डियों के जोड़ों में नाक, कान, श्वास नली आदि में पाया जाता है। उपास्थि लचीला और चिकना होता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है तथा अंगों को क्या करता है, तो सहारा करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पेशिन हो जाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम एक्टिन या मायोसिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पेशिया। आगे देखते हैं 35 नंबर कि यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका केंद्र से अलग होता है? यह कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देश करता है। यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? तो किसके द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका 35 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम जो होता है आपका क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अंतःद्रव्य जलिका जो होता है क्या करता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समानतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान कभी भी व्यक्त किया जाता है तो आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू में जो है आपका इंडिकेट किया जाता है। एएमयू का मतलब होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। और देखिए एएमयू के अक्सर यू एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट लिया जाता है। परमाणु द्रव्यमान का इकाई जो होता है आपका एक एएमयू को कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में जो होता है आपका परिभाषित किया जाता है। एक मोलर द्रव्यमान इक्वल टू कितना होता है, जो कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2035 तक शुद्ध
शुद्ध कार्बन शून्य बनाने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने परिवहन ईंधन को से बदलने की योजना बनाया है। तो सौर और पवन ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा जीव जो है आपका पुनर्जन्म की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के द्वारा किया जाता है। तो मुकुलन के द्वारा कौन जनन करता है? तो इस यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कि मुकुलन के द्वारा जनन कौन करता है? तो हाइड्रा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इस यहाँ पे ए हो जाएगा। और लेशमिनिया विभाजन जो होता है आपका बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जन्म करता है। अमीबा जो होता है आपका बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जन्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 39 नंबर कि विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, विविक्त ऊर्जा में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा नील्स बोर के द्वारा जो है विकसित किया गया है, जैसे कि हम आपको बताए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नील्स बोर ने जो होता है आपका कि 1913 इसमें परमाणु का ग्रहीय मॉडल विकसित किया, जिसे बोर मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार जो होता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा में जो होता है परिक्रमा करता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर को एक स्थिर कक्षा या कोष कहा जाता है और इस कक्षाओं को KLMN द्वारा जो होता है आपका निर्देश दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही रह सकता है और वे इन स्तरों के बीच ऊर्जा ग्रहण और उत्सर्जन करके कूद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है? जैसे कि देखिए, मूल अवस्था में पूछा गया है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो होता है आपका, देखिए कैल्शियम जो है अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम भी अभिक्रियाशील है। देखिए, मूल अवस्था में पाया जाता है तो कौन सा? तो गोल्डन और प्लेटिनम जो होता है मूल अवस्था में पाया जाता है। और देखिए, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रियाशील धातु जो होता है आपका पोटेशियम होता है, और सबसे कम जो होता है आपका गोल्ड होता है, और जो होता है आपका प्लेटिनम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो आपका प्रकृति में मूल अवस्था में पाया जाता है। मूल अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। जैसे कि देखिए, सोडियम, जैसे कि एल्युमिनियम के के हम बॉक्साइट ले लेंगे तो हम उसे एल्युमिनियम बना सकते हैं, बट गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप जो होता है, थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों पर बड़े पैमाने पर बनाने पर क्या परिणाम होगा? तो देखिए, अगर कुल्हड़ मिट्टी का उपयोग अगर हम बड़े पैमाने पर करते हैं तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका हो सकता है। उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना, सीवेज लाइन को अवरुद्ध करना, इसका उपयोग अस्वस्थकार होता है। तो देखिए, इसका उपयोग अस्वस्थकार हम नहीं कह सकते हैं। पर्यावरण में बड़े अवशेष एकत्रित हो जाएंगे। देखिए, पर्यावरण में बड़े अवशेष एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि कुल्हड़ मिट्टी जो हो जाएगा आपका, जैसे ही कुल्हड़ मिट्टी का यूज करके अगर उसको आप फेंकिएगा तो एक दिन जो होता है आपका विघटित होकर मिट्टी ही बनने वाला है। तो देखिए, पर्यावरण का बड़े अवशेष एकत्रित होगा, गलत हो जाएगा। इसका उपयोग अस्वस्थकार है। देखिए, अगर मिट्टी के बर्तन में हम खाना खाते हैं तो उसका जो होता है उपयोग अस्वस्थकार नहीं है। सीवेज लाइन को अवरुद्ध करना, तो देखिए, सीवेज लाइन के हम क्यों, अगर नली नाला में फेंकेंगे तब न जाकर के सीवेज लाइन का वो अवरुद्ध होगा। ये तो सीधे हम पर्यावरण में ही फेंक सकते हैं या कहीं किसी गड्ढा में डालेंगे तो 3 से 4 साल के बाद वो मिट्टी ही बनने वाला है। तो इसको भी काट दीजिए, 10 साल के बाद मिट्टी बन जाए, 3 से 4 या 10 साल के बाद मिट्टी बन जाए। तो देखिए, जब भी हम अगर कुल्हड़ बनाने के लिए अगर हम ऊपरे वाले मिट्टी का यूज करते हैं, तो देखिए, कुल्हड़ बनाने के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो अपना परत वाली मिट्टी, ऊपर वाले मिट्टी करेंगे तो उपजाऊ मिट्टी की परत खोज सकते हैं कुल्हड़ मिट्टी के बने डिस्पोजल कप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बैंक है, रेलवे साइंस का क्वेश्चन बैंक है। इसके थ्रू आप ALP की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ग्रुप डी या रेलवे में जहाँ साइंस आपको देखने को मिलता है आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और रेलवे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। तो एक बार ज़रूर आप देखिए, क्योंकि रेलवे स्पेशल है ये।
और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।